आप देखेंगे कि केरल का बुनियादी ढांचे का परिदृश्य बदल गया है। हमने लगभग गरीबी को खत्म कर दिया है। केरल देश के बाकी हिस्सों से कहीं आगे है। जिस तरह का सरकार विरोधी प्रचार चल रहा है वह अकल्पनीय है। बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि यह आपके लिए कितना व्यस्त समय है। वित्त मंत्री जी, आप राज्य के बारे में पैसे के मामले में बहुत सचेत हैं। वास्तव में आप इस मायने में बहुत रूढ़िवादी हैं कि आपने वादा किया था कि पेंशन 1500 से बढ़कर 2500 हो जाएगी, लेकिन यह बढ़कर 2000 हो गई है। और आपने सोचा ये काफ़ी है, हम और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। और फिर जो पूरे देश में काम कर रहा है वह इलेक्शन के समय नकद देना है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये काम करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं वित्तीय रूढ़िवादी के रूप में नहीं जाना जाता। मेरी प्रतिष्ठा इसके विपरीत होने की है। एक तो मैं कल्याणकारी भुगतानों को लेकर बहुत उदार रहा हूं। कल्याणकारी भुगतानों में बहुत बड़ी वृद्धि, कोविड के समय में लोगों के लिए समर्थन, यह सुनिश्चित किया कि केरल में कोई भूखा ना मरे। सभी को दिया गया मुफ्त मेडिकेड और देखभाल वगैरह। लेकिन फिर केरल को बुनियादी ढांचे के बड़े घाटे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केरल का पूरा ध्यान सामाजिक क्षेत्र पर रहा है। और इस घाटे से उभरने के लिए आपको सार्वजनिक क्षेत्र से कम 1 लाख करोड़ जैसे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, फिर केंद्र और अन्य निजी क्षेत्रों द्वारा अनुपूरित। आप यह 1 लाख करोड़ कैसे जुटाते हैं? तो हमने एक वित्तीय नवाचार किया। TIFB नामक एक नई संस्था जिसने मार्केट से पैसा जुटाया और राज्य की गारंटी के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश किया। तो आप देखेंगे केरल के बुनियादी ढांचे का परिदृश्य बदल गया है पिछले 10 वर्षों में बहुत नाटकीय रूप से। उदाहरण के लिए आप या तो उन सड़कों से यात्रा कर रहे होंगे जो नई बन रही हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग या ग्रीनफील्ड सड़कें, जो कि डिजाइन की गई सड़कें हैं। केरल की सभी PWE सड़कों को BMNBC में बदल दिया गया है। पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है। तो यह कुछ बहुत ही प्रत्यक्ष है और कई सड़कें बहुत प्रतिष्ठित हैं। जैसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारे हिल हाईवे से यात्रा करेंगे। हमारा का तटीय राजमार्ग अभी बनना बाकी है। यह अभी शुरू ही हुआ है। तो यह एक है। दूसरा, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, एक नया ट्रांसग्रिड II और कई औद्योगिक पर्यटन गलियारे बनाए जा रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कुल इन्वेस्टमेंट बुनियादी ढांचे में वर्तमान इन्वेस्टमेंट केंद्र, राज्य या अन्य लगभग 2 लाख करोड़ का होगा। यह एक बहुत बड़ी रकम है। तो क्या लोग समझते हैं कि आप उसमें निवेश कर रहे हैं और उससे नौकरियां आएंगी? क्योंकि अभी तक ज़मीनी स्तर पर लोग अभी भी केरल के बारे में बात करते हैं। नौकरियां नहीं हैं। सभी युवा सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप, इजराइल, दुनिया भर में हर जगह जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात लगती है। आप युवाओं को केरल में रखने के लिए क्या कर रहे हैं? यही तो समस्या है, यही चुनौती है। देखिए, हमने गरीबों का ख्याल रखा है। हमने लगभग गरीबी मिटा दी है। अब और अगर आप विकास का कोई भी सामाजिक सूचकांक लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि मानव विकास सूचकांक या ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलपमेंट इंडेक्स, केरल देश के बाकी हिस्सों से बहुत ऊपर है। उदाहरण के लिए भारत का सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक लगभग 106 है। केरल 30 की सीमा में होगा। तो इस तरह का अंतर है। लेकिन नई पीढ़ी के सभी लोग शिक्षित हैं। उनकी नौकरी से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। वे अपने माता पिता की नौकरियों से संतुष्ट नहीं हैं। आप देखिए, यहां तक कि माता पिता भी बच्चों से उम्मीद नहीं करते कि वे उनकी नौकरियों में काम करें। तो आपके पास राष्ट्रीय औसत से 2 से 3 गुना बेरोजगारी का विरोधाभास है।
जबकि 30 लाख प्रवासी श्रमिक केरल आ रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती है। क्या वामपंथियों के पास कोई कार्यक्रम है केरल के भीतर गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने के लिए? यही चुनौती है। तो हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं, हां, हमारे पास है, गरीबों के कल्याण से समझौता किए बिना। इसलिए हम इसे ज्ञान इकोनॉमी में संक्रमण के लिए एक कार्यक्रम कॉल हैं। कोई भी उद्योग नहीं, बल्कि ऐसे उद्योग जो सम्मानजनक काम और अच्छा वेतन पैदा करेंगे, जो मूल रूप से ज्ञान आधारित उद्योग या कौशल आधारित उद्योग या सेवा उद्योग हैं। अब इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को कैसे आकर्षित किया जाए या वहां स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए 2 स्तंभों की जरूरत है। एक, बुनियादी ढांचा, वह हम कर रहे हैं। 2, उच्च शिक्षा को बदलना ताकि यह नया ज्ञान पैदा करे और एक नया इनोवेशन इकोसिस्टम बनाए। समझे? तो हमने उसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा एक ऐसा समाज होगा जहां कल्याण का वो वितरण की गारंटी हो और उत्पादन विकास में भी एक मॉडल है। तो ये इक्विटी और विकास के बीच एक तरह का मेल है, जिसे हम एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में एक प्रगतिशील संस्कृति में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझे? केरल के हर नागरिक को कला, साहित्य, रंगमंच, सिनेमा का आनंद ले पाना चाहिए। और इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है, अब लोग आलीशान घरों में उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने वगैरह में संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। इसलिए समाजवादी प्रोजेक्ट के लिए यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सच्ची प्रगतिशील संस्कृति हो। भौतिक वस्तुओं के उपभोग के बजाय लोगों को सांस्कृतिक उपभोग का आनंद लेना सीखना चाहिए। तो आप बुनियादी ढांचे के निर्माण में पाएंगे कि हम विशाल स्टेडियम बना रहे हैं और इसलिए हर जिले में 40-50 करोड़ के सांस्कृतिक केंद्र होंगे। अब हमारे पास बिएनाले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, थिएटर महोत्सव हैं, नृत्य होगा, सब कुछ होगा। और हम हर साहित्यिक उत्सव को बढ़ावा देंगे जो कोई भी करना चाहेगा। हम अपने पुस्तकालय आंदोलन का समर्थन करेंगे, उसमें बदलाव लाएंगे। तो ये केरल का प्रोजेक्ट है। सर, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें ठीक हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मौका चूक गए हैं? दूसरे दक्षिणी राज्यों ने पिछले दशक में लगभग 100% विकास किया है। आप तो 60% भी नहीं कर पाए हैं। युवाओं में बेरोजगारी 40% है। मेरा मतलब है, क्या आपने इस सब में बहुत देर नहीं कर दी है? नौकरियां पैदा करने के बजाय हर जिले में सांस्कृतिक चीजों पर 40 करोड़ खर्च करना। मुझे लगता है कि हम सही समय पर हैं, देर नहीं हुई है। हमने केरल के लिए जो किया है वह ये है कि औद्योगिकरण के बाद के दौर में कम से कम 5-6 पीढ़ियों ने एक सम्मानजनक सभ्य जीवन जिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से राज्यों की 3 श्रेणियां हैं। आप चाहें तो कॉल 4 कर सकते हैं। एक, गुजरात, आपके पास विकास है लेकिन कल्याण बिल्कुल नहीं है। फिर आपके पास क्लासिकल केरल है, जहां आपके पास ज्यादा विकास नहीं है लेकिन आपके पास पुनर्वितरण और कल्याण है। फिर पूरे बीमारू राज्य हैं, जहां न तो विकास है और न ही कल्याण। तो अब हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी पिछली ताकत पर निर्माण करें। हमारे पास शिक्षित श्रम शक्ति है, स्वस्थ श्रम शक्ति एक प्रगतिशील संस्कृति है। इस ताकत के आधार पर आपके पास विकास को गति देने का एक कार्यक्रम है। तो यह मानवीय चेहरे वाला विकास है। यह विकास समावेशी विकास, तो खैर शायद हम इसे थोड़ा और पहले कर सकते थे, लेकिन मुझे इस कल्याण पथ, पुनर्वितरण पथ से गुजरने का कोई अफसोस नहीं है। इसने यहां के लोगों को एक अच्छा जीवन दिया। 2021 इलेक्शन को एलडीएफ के संकट प्रबंधन पर एक जनमत संग्रह के रूप में देखा गया था। आप जानते हैं, कोविड, वो 2 बड़ी बाढ़ें जिन्होंने राज्य को तबाह कर दिया,
2026 को इस रूप में देखा जाएगा कि उस शासन विकास के बाद क्या हुआ है। क्या आपको लगता है कि मतदाता एलडीएफ में वैसा ही विश्वास दिखाएंगे जैसा उन्होंने 2021 में दिखाया था? क्योंकि वह संकट प्रबंधन के बारे में था और यह उसके बाद जो हुआ है उसकी एक तरह की जवाबदेही के बारे में है। आपकी बात में दम है। केरल सरकार ने संकट प्रबंधन में अनुकरणीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। पहला नेपा कंटेंट, फिर बाढ़ जो थी और यह बाढ़ और भूस्खलन, और फिर कोविड आया। उनमें से हर एक से इस तरह निपटा गया कि लोगों को पूरा समर्थन दिया गया। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोविड। केरल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर सबसे कम में से एक है। अगर आप अतिरिक्त मृत्यु दर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो केरल में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है और गरीबों के समर्थन में एक तरह का पूरा पैकेज। देखिए, हम बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं थे। मान लीजिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों को जीडीपी का 5% तक उधार लेने की अनुमति दी। आमतौर पर आपको जीडीपी का केवल 3% ही लेने की अनुमति है। सभी राज्यों ने ज्यादा उधार तो लिया, लेकिन फिर वे सभी खर्च करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अब तक रूढ़िवादी वित्तीय सिद्धांतों के मुताबिक उधार लिया गया पैसा रेवेन्यू व्यय पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसे केवल संपत्ति बनाने के लिए ही खर्च किया जा सकता है। इसलिए क्या आप जानते हैं कि भारत में राज्यों के पास कोविड के समय 3 लाख करोड़ रुपए बिना खर्च किए पड़े थे, और वह भी उनके खजानों में उधार लिया हुआ पैसा जो 7-8% पर उधार लिया गया था। 7%। निवेश, भारत सरकार की प्रतिभूतियों में 3% पर निवेश किया जा रहा था। यह एक ऐसा तमाशा है, एक बेतुकी स्थिति। केरल उन राज्यों में से केवल एक है जो हमेशा वेज एंड मींस माइनस में था। मैंने अपने सचिव से कहा, मैं अपने खजाने को किसी भी एक दिन पॉजिटिव बैलेंस में नहीं देखना चाहता। इससे में रखो, मुझे परवाह नहीं है अगर हम अड्राफ्ट में हैं। पैसा खर्च करो, लोगों का समर्थन करो। तो ये कुछ है, कह सकते हैं, एक बहुत ही अलग अनुभव, और लोगों ने समर्थन किया। आप सही हैं। बहुत प्रभावित। अब ऐसी कोई आपात स्थिति मौजूद नहीं है। वायनाड में भूस्खलन को छोड़कर हमें करना चाहिए। असल में मैंने कहा, आपको जाकर देखना चाहिए कैसे कैसे पुनर्वास क्या है। ठीक है, एक पूरी नई टाउनशिप बनाई जा रही है, लेकिन पूरी प्रभावित आबादी को पुनर्वास दिया जाएगा। सभी सामाजिक सुविधाओं वगैरह वाली टाउनशिप, सिर्फ झोपड़ियां नहीं, पहले से बेहतर घर बनाए जा रहे हैं। यह खुद देखें। ठीक है, तो वह मोटे तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए सामाजिक कल्याण में सुधार की यह रणनीति, वह बहुत स्पष्ट हो गई है। आप देखिए, पांच साल पहले बुनियादी ढांचा बस शुरू ही हो रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग बस शुरुआत हो रही थी। नए शिलान्यास किए जा रहे थे। आप कह रहे थे कि ये आने वाले हैं, और अब ये सब साकार हो रहे हैं। और वह, मुझे लगता है, आज वामपंथ की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन निश्चित रूप से इसका स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ डिविडेंड्स मिलना चाहिए था। खैर, ये एक बहुत बहुत पेचीदा सवाल है। इस सब के बावजूद हम स्थानीय सरकार इलेक्शन हार गए। मैं जो निष्कर्ष निकालता हूं वह यह है कि हम प्रचार युद्ध हार गए। केरल भारत में सबसे ज्यादा मीडिया सेवी राज्य है। हमारी मीडिया की पहुंच, प्रिंट मीडिया, राष्ट्रीय औसत से 5 गुना होगी। ठीक है, इस छोटे से राज्य में 12 समाचार चैनल और इंटरनेट मोबाइल पहुंच सबसे ज्यादा है। अब
केरल में कुछ बदल गया है। हालांकि हम इसके बारे में बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका महत्व हमें बहुत ज्यादा समझ में आया है। आए दिन जिस तरह का सरकार विरोधी प्रचार चल रहा है वह अकल्पनीय है। मैं जो कहूंगा वह यह है, अगर आप अभी सेवा करना चाहते हैं तो हम अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं। इस घोषणा पत्र को हर घर तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा संगठनात्मक काम की जरूरत होगी। स्कूलों को तैयार करना वगैरह वगैरह है। पिछले 5 सालों से यूडीए को बिना किसी लागत के वाम विरोधी घोप पर्चा मुफ्त में पहुंचाया जाता है, वह भी सबसे पेशेवर तरीके से। मुझे उससे ईर्ष्या होनी ही चाहिए। पेशेवर तरीके से केरल के हर घर में। और इस प्रचार का प्रभाव कुछ ऐसा है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, और इसलिए इसे हमें विकास को बहस के मुख्य एजेंडे के रूप में लाना होगा। दूसरा था उदाहरण के लिए एसआईआर। इसकी व्याख्या इस तरह की गई कि केरल सरकार अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ कर रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाद में ही सामने आईं। एक तरह से अल्पसंख्यक समुदायों में डर का माहौल आ गया है, इस हद तक कि वे उन राजनीतिक दलों की ओर देखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर योगदान दे सकें। आप देखिए, इसीलिए हम स्थानीय चुनाव बहुत बुरी तरह हार गए। एक बदलाव आया था। देखिए, केरल में केवल 30% अल्पसंख्यक वामपंथ का समर्थन करते हैं। 1959 के कुख्यात कम्युनिस्ट विरोधी आंदोलन से पहले यह अलग था। वह घटना एक तरह का बड़ा मनोवैज्ञानिक अलगाव थी। अगर आप दक्षिणी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं को लें तो दक्षिणी केरल पार्टी के पहले सचिव एक ईसाई थे, दूसरे सचिव एक ईसाई थे, प्रमुख नेता ईसाई थे, मतलब सभी समुदाय मौजूद थे। लेकिन इस कम्युनिस्ट विरोधी संघर्ष के बाद, जिसमें चर्च बहुत बड़े पैमाने पर शामिल था, ईसाइयों में से भर्ती 1980 के दशक के अंत में मेरी पीढ़ी के साथ 1980 के दशक में फिर से शुरू हुई। तो है हमारे पास केवल 1/3 30% समर्थन है। यह घटकर स्थानीय इलेक्शन में लगभग 25% रह गया। तो स्थानीय निकाय इलेक्शन में एक सुधार हुआ, लेकिन उस पिछली स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था जो हमने हासिल की थी। तो ये वही बाधा है जिसके साथ हम कार्रवाई में जा रहे हैं। तो हमने 2 काम किए हैं। एक, सोशल मीडिया में एक बड़ा हस्तक्षेप और पारस्परिक संचार प्रणाली, स्कोर वगैरह को फिर से जीवित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा तो यह आउटरीच कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यह एक स्पष्ट प्रभाव डाल रहा है और हमें एक फायदा है। 140 चुनावी प्रतिनिधियों में से लगभग 100 वामपंथ के साथ हैं और वे सभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके चेहरे जाने पहचाने हैं। उनकी पहचान हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रतिष्ठित उपलब्धियों से होती है और इससे हमें एक बड़ी बढ़त मिलती है। मुझे लगता है हम 21 में जो हुआ उसे दोहराएंगे। दूसरे विषय पर आते हैं। ये मध्य पूर्व में युद्ध। वहाँ आपके बहुत सारे केरलवासी हैं, वे वापस आते हैं, वे पैसे भेजते हैं, वे यात्रा करते हुए आते जाते रहते हैं। अब तो एलपीजी की भी कमी है। आपकी क्या स्थिति है? यह आपके इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रहा है और यह चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा? मध्य पूर्व में युद्ध। तो पहले मेरी बात करें तो खाड़ी से आने वाला प्रश्न हमारे जीएसटीपी के बराबर का लगभग 1/3 है। तो प्रश्न में अनिश्चितता, इसका वास्तविकता बनना जरूरी नहीं है, लेकिन अनिश्चितता उपभोग को कम करती है, लाती है, विकास को धीमा करती है। यह आर्थिक प्रभाव है।
हमें पहले कुवैती संकट का अनुभव हुआ है, जो केरल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका था। राजनीति में पहले इस तरह के संकट का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। देखिए, केरल के वामपंथियों ने बड़ी जीत हासिल की। 1991 इलेक्शन, 1990 इलेक्शन की स्थानीय सरकार में हर जिला जीता, क्योंकि वामपंथियों ने सद्दाम हुसैन का समर्थन किया था। इसका सीधा सा कारण है, साम्राज्यवाद विरोध की एक बहुत बड़ी परंपरा है और अमेरिका विरोधी किसी भी चीज को समर्थन मिलता है। लेकिन आजकल केरल में उस तरह का लोकाचार भी बदल रहा है। केरल में पहली बार हमने धुर दक्षिण पंथ का उदय देखा है, कुछ ऐसा जो केरल के परिदृश्य से बिल्कुल नदारद था। यह उभर कर सामने आया है। यह अभी भी एक छोटा अल्पसंख्यक है, शायद 15-60% मतदाताओं का 15%, लेकिन यह उभर कर सामने आया है। दूसरा, ईसाई समुदाय के कुछ वर्गों में भी यह एक तरह का इस्लामोफोबिया जोर पकड़ रहा है। इसलिए जरूरी नहीं कि खाड़ी के इस राजनीतिक संकट का परिणाम उस तरह के राजनीतिक नतीजों के रूप में हो जो पहले दुनिया में साम्राज्यवाद विरोधी उभारों के कारण केरल में होते थे। आप देखिए, लेकिन वामपंथ एक ऐसा राजनीतिक गठन रहा है जिसने बहुत लगातार एक साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाया है। तो इस युद्ध में हम इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हैं, और यह हमारे इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस हद तक नहीं जितना इस तरह के रुख का अतीत में पड़ता था। उसकी मैं उम्मीद नहीं करता। तो एक तरफ आर्थिक अनिश्चितता उभरी है, दूसरा परिणाम, राजनीतिक परिणाम वामपंथी दलों के लिए अधिक सकारात्मक होगा, लेकिन उस हद तक नहीं जैसा कि अतीत में था। तो जो एलपीजी संकट लोग ज़मीन पर महसूस कर रहे हैं, कल होटल में भी वे कह रहे थे कि वे खाना पकाने के लिए इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं, न कि सामान्य गैस का। क्या आप उसे एक ऐसी चीज़ में बदल पाए हैं जिसे लोग केंद्र सरकार की विफलता के रूप में देखें? क्योंकि आप कह रही हैं कि भाजपा एक ताकत के रूप में उभर रही है। युवा मतदाता, युवा आबादी भी, उनके लिए वे शायद आइडेंटिफाई ज़्यादा उससे जुड़ जाते हैं, जिसे एक आकांक्षी भारत के रूप में देखा जाता है जो भाजपा के साथ है। खैर, कुछ गुटों का प्रचार यह है कि यह राज्य सरकार की विफलता है। गैस की अनुपस्थिति, इसे वितरित करने में विफलता वगैरह वगैरह। ये एक धूर्त प्रचार है जो चल रहा है, एक कहानी जिसे यह बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम मोदी की विफलता को उजागर करते रहे हैं कि कैसे वह युद्ध में एक सहयोगी बन गया है, पूरी तरह से अनावश्यक रूप से। वह भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के लिए इजराइल का दौरा करने का सबसे गलत चुना हुआ क्षण था। आक्रामकता की पूर्व संध्या पर, समझे आप, बिल्कुल बिना किसी कारण के एक ऐसे अपराध के प्रति एकजुटता घोषित करने के अलावा उसका कोई एजेंडा नहीं था जो होने वाला था। और इसलिए भाजपा बैकफुट पर है, यानी भाजपा कोई बरहत नहीं बना पाएगी। वे जीतने के करीब आए हैं, 1 सीट, 2 सीटें वगैरह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार केरल में वोट का उनका हिस्सा किसी भी तरह बढ़ेगा। ये 16% से और नीचे जाएगा। एक कारण है गड़बड़ी, मध्य पूर्व संकट की पूरी तरह से गड़बड़ी। कैसे भारत को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया है। देखिए, हम श्रीलंका के पास हैं। उस रुख को देखिए जो श्रीलंका अपना रहा है, कि कैसे वे झुकने से इनकार कर रहे हैं, जहां वे बहुत मुश्किल वित्तीय स्थिति में हैं। समझे आप? एक तरह की कैपिटल उड़ान उस द्वीप इकोनॉमी को पंगु बना देगी, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसके आगे आप नहीं जा सकते।
यह खुद उनके द्वारा खींची गई है। हाँ, हम सामंजस्य बिठाने को तैयार हैं। हम नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर शोक संवेदना देने जाने, शोक व्यक्त करने तक के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसने केरल में भाजपा को बैकफुट पर डाल दिया है। क्या आप इसका इस्तेमाल एक कैंपेन के रूप में करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यह एक कारण है कि केरल में भाजपा की स्थिति क्यों नहीं सुधरेगी। लेकिन आप पहले ही मान चुके हैं कि आप अल्पसंख्यक वोट खो चुके हैं। आपने उच्च जाति के कुछ हिंदू वोट भी खो दिए, मुख्य रूप से भाजपा को। क्या आप ओबीसी वोट को भी खो रहे हैं, जो आपके पार्टी के लिए एक मुख्य वोट था? और आपने कहा कि भाजपा 16% से नीचे आ जाएगी, लेकिन वे आम इलेक्शन में 20% तक बढ़ गए। तो आप इतने निश्चित क्यों हैं कि भाजपा इतना बुरा प्रदर्शन करने जा रही है? और आप कांग्रेस को भाजपा से खिसकने वाले किसी भी समर्थन को हासिल करने से कैसे रोकेंगे? ठीक है, पहले अल्पसंख्यक वोट, लेफ्ट के पास 30% अल्पसंख्यक हुआ करते थे। अब यह कम हो गया है, लेकिन फिर भी लेफ्ट के पास 25% अल्पसंख्यक वोट होंगे, जो मुझे लगता है कि इस बार कम से कम थोड़ा सुधरेगा। अपने आप नहीं, लेकिन कुछ नया। दूसरी नई बात जो केरल में हुई है वह है केरल में भाजपा की बढ़त बहुत बहुत धीमी रही है। लोकप्रिय समर्थन, उनका संगठन बहुत बहुत मजबूत है, आरएसएस नेटवर्क, लेकिन वे हिंदू समुदाय में अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन यह इस सबरीमाला 2019 में आंदोलन से बदल गया। और सबरीमाला, उन्हें उस साल कुछ इलेक्शन का नुकसान हुआ। बीजेपी लगभग 20% तक पहुंच गई। हालांकि वे केवल त्रिचूर में जीते, लेकिन उनका वोट हिस्सा काफी सम्मानजनक हो गया। अब कुल मिलाकर सिर्फ 20%, जिसका मतलब था कि वे केरल में हिंदू समुदाय के 40% से अधिक के करीब पहुंच रहे थे। तो यह बयान एक बड़ा बदलाव है जो हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, तो कि किन वर्गों में उन्होंने इस विस्तार में पैठ बनाई। सन 2000 के सबरीमाला तक उनका विस्तार मुख्य रूप से उच्च जातियों तक ही सीमित था, लेकिन सबरीमाला का इस्तेमाल करके उन्होंने वामपंथी आधार, पिछड़ी जातियों और दलितों में कुछ हद तक विस्तार किया। अब बाद के सालों में हमने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। देखिए, हमने यह स्टैंड लिया था कि कोई भी पार्टी सदस्य या हमदर्द मंदिर समितियों, जातिगत संगठनों वगैरह में नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने जगह खाली कर दी। लेकिन इस पर आरएसएस कब्जा कर रहा था, तो हमने तय किया, नहीं, पार्टी के नेता वहां नहीं रहेंगे। पार्टी के हमदर्द वहां हो सकते हैं और होने भी चाहिए। तो हमने इनमें से ज्यादातर जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया है, गैर वामपंथी चरणों से नहीं, बल्कि कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष चरणों से। केरल में हिंदू धर्म की परंपरा सिर्फ पुनरुत्थानवादी नहीं है, यह पुनर्जागरण है। हिंदू धर्म की पूरी पुनर्व्याख्या एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से। केरल पुनर्जागरण का सिद्धांत, नारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, जब तक आप एक अच्छे इंसान हैं। यह श्री नारायण गुरु द्वारा गढ़ा गया नारा है, आप समझे? यही केरल का लोकाचार है। तो हम कहते हैं, आप धार्मिक बने। हम एक तर्कवादी स्थिति लेने से इनकार करेंगे। उद्धरण समाप्त। वे कहते हैं, अपने धर्म का सम्मान करें, अपनी आस्था का सम्मान करें, लेकिन उसे राजनीति में न लाएं। हम धर्म पर आधारित राज्य के खिलाफ हैं, लेकिन धार्मिक आस्था की हम रक्षा करेंगे। हमने भी अपनी रणनीति बदली जब हमने इस पर अपनी जमीन वापस पा ली। तो मुझे नहीं लगता कि वे अब पिछड़े वर्गों में पैठ और अधिक पैठ बना रहे हैं। बीजेपी की रणनीति जाति संगठनों का उपयोग करना है। इसका एक लंबा इतिहास है। आजादी तक के शुरुआती चरण में, और कहें तो आजादी के शुरुआती दशकों में, केरल का हर कम्युनिस्ट हर जाति संगठन में काम करता था, क्योंकि कम्युनिस्टों से समाज सुधार आंदोलन में बहुत सक्रिय रहने के लिए कहा गया था, है ना? लेकिन उन्होंने जातीय जुड़ाव से परे वर्ग संगठन भी बनाए।
बाद में स्वतंत्रता के बाद के दौर में हम जाति, धार्मिक चीजों वगैरह से पीछे हट गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब भाजपा इन सभी जाति संगठनों पर पकड़ बना रही है। तो हम एक रुख अपना रहे हैं। हम किसी भी जाति के नेता का समर्थन करेंगे जब तक कि आप कोई राजनीतिक रुख नहीं अपनाते। आप ध्यान। लेकिन जब आप किसी जाति के नेता का समर्थन करते हैं, जैसे एजावाओं के जाति नेता जो खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी रहे हैं, उन्होंने खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं, तो अल्पसंख्यक आप पर भरोसा क्यों करें? उनमें से कुछ देखिए, आप खास तौर पर पूछ रहे हैं। हाँ, वो एजावा समुदाय के संगठन के बारे में। ये आरएसएस के कब्जे का एक प्रमुख निशाना है। कैका, केरल। अगर आप हिंडो सीएसडीएस सर्वेक्षणों का उपयोग करके जाति को देखें तो 65% दलित वामपंथ का समर्थन करते हैं। पिछड़े समुदायों के 50 से 53% खासकर इस समुदाय के वामपंथ का समर्थन करते हैं। जैसे जैसे आप जाति पदानुक्रम में ऊपर जाते हैं, आपका समर्थन कम होता जाता है। अब वे इस पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए समुदाय में एक बड़ी लड़ाई चल रही है। इस खास नेता का बेटा आरएसएस का राजनीतिक सहयोगी बन गया है। अब जो पिता है वह पहले जाति संगठन के नेता थे, इसलिए उन्होंने जाति संगठन को आरएसएस के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया है। तो समुदाय में ही एक मतभेद है, एक वर्ग। हालांकि उसका अपना बेटा उसके अपने बेटे के नेतृत्व में खुले तौर पर आरएसएस के साथ जुड़ना चाहता है, जबकि औपचारिक रूप से जाति संगठन ऐसा नहीं करता है। अब ये हम इसे पहुंचाना चाहते हैं, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरे जाति समुदाय संगठन पर आरएसएस का दोष न मढ़ें। इसलिए हम इस तरह के सांप्रदायिक बयानों से दूरी बनाते हैं, लेकिन साथ ही हम बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, क्या आप जानते हैं क्यों आरएसएस के पैठ न बना पाने का एक कारण यह है कि नायर सर्विस सोसाइटी जैसे उच्च जाति के संगठन भी जाति संगठन आरएसएस की लाइन पर चलने से इनकार करता है। हाल ही में भी भारत के उपराष्ट्रपति जाति संगठन के संस्थापक को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। उसकी इलेक्शन टाइमिंग, ये निकटता मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर रही है ना? मुख्यमंत्री की इस एजावा समुदाय के नेता के साथ निकटता। आप देखिए, ये शिष्टाचार हैं। आप एक कार यात्रा कर रहे हैं क्योंकि सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। ये बूढ़ा आदमी 85 से ज्यादा का चल रहा है। आपको लगता है कि उसे बस गाड़ी चलाकर आगे निकल जाना चाहिए, तो आप मांग कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह की धारणा की लड़ाई है जो चल रही है। आप समझे? तो आप उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे देखते हैं, उसे उठाते हैं और कार्यक्रम स्थल पर लाते हैं। तस्क है नहीं, यह एक सामान्य शिष्टाचार है जो यहां किसी भी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाना चाहिए। तो सीपीएम बनाम बाकियों के बीच एक बड़ा अंतर मुझे याद है जो रामास्वामी ने कहा था, कोई भी इलेक्शन एक जेबक तरे और एक चोर के बीच मतदान करने जैसा है। हर कोई भ्रष्ट है, लेकिन सीपीएम को आमतौर पर भ्रष्ट नहीं माना जाता है। हालांकि आप सबरीमाला का मुद्दा उठाते हैं। सबरीमाला में यह फैल रहा है कि वहां से सोना चुरा लिया गया था और उसकी जगह पीतल लगा दिया गया था, और दो सीपीएम नेता बोर्ड के शीर्ष पर थे। यह आपको कैसे प्रभावित करेगा? क्या आपको भी बाकी लोगों की तरह ही भ्रष्ट माना जाएगा? और क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? केरल भारत में सबसे कम भ्रष्ट समाज है। विभिन्न सर्वेक्षणों, भ्रष्टाचार सर्वेक्षणों में पारदर्शिता सर्वेक्षण है। पिछले 5 सालों में विपक्ष ने किसी भी समय, यहां तक कि विपक्ष ने पिछले 5 सालों में एक बार भी विधानसभा में औपचारिक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। अब सरकार के कार्यकाल के बिल्कुल अंत में सबरीमाला में एक घोटाला सामने आता है। सोने की परत चढ़ी गुड़ियां और अन्य मूर्तियां ले जाई गईं और फिर वह सोना चोरी हो गया।
तो पुलिस का मामला यह है कि सीपीएम के उम्मीदवार देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष इन प्लेटों को कोटिंग के लिए मान लीजिए चेन्नई वगैरह ले जाने के लिए सहमत हुए, तो वह भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से यह घोटाला सामने आया। केरल सरकार ने अदालत से कहा, आप एक विशेष जांच टीम के माध्यम से जांच की निगरानी करें। हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के तहत जांच चल रही है और हम चाहते हैं कि देवस्वम बोर्ड की लोगों के बीच पूरी तरह से एक तरह की विश्वसनीयता हो। इसलिए किसी भी राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नहीं हटाया गया था और एक वरिष्ठ नौकरशाह, सेवानिवृत्त नौकरशाह, जिनका लोगों के बीच अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड और विश्वसनीयता रही है, को देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन फिर घटनाएं हुई। यह बहुत स्पष्ट हो गया कि पुजारियों सहित बहुत से लोग इस घोटाले में शामिल थे और इन पुजारियों को भाजपा का समर्थन प्राप्त है। दूसरी बात, यह घोटाला मौजूदा सरकार के शासन या पिछले एलडीएफ शासन के दौरान शुरू नहीं हुआ था, यूडीएफ में शुरू हुआ था। मामले संदिग्ध थे, चीजें चल रही थीं, तो इसके आयाम बहुत बड़े हैं। तो जांच चलने दें और जो भी दोषी है कोई इससे बच नहीं सकता। इस तरह का कुप्रबंधन जो सबरीमाला में चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है एक कारण जो आपने मुझसे पूछा कि हमने स्थानीय सरकार में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया इलेक्शन, एक कारण यह था, आप देखिए, मुझे लगता है कि सबरीमाला से उस तरह का डंक निकल गया है। हालांकि लोगों ने इस पर चिंता जताई है, वामपंथ घिरा हुआ नहीं है, ये कहीं ज्यादा व्यापक है और हम कह रहे हैं कि अदालत के तहत जांच होने दें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने दें। ठीक है, ये कैंपेन कहता है मतारों ने LTF अल्लाह दे, लेकिन लोगों के मन में ऐसा लगता है कि यह C.PM के साथ मतार वोंड्र पिनराई विजयन अल्लाह दे है। क्या यह कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? खैर, इस संबंध में कुछ संदेह बने रहेंगे। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, यह एक तरह का प्रोपेगेंडा है। वे इसे फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मंदिर में पारंपरिक मंत्रों की लय पर पैरोडी गाने बना रहे हैं। तो हमें उसका जवाब देना होगा, हमें उसका जवाब देना है। इस खास मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही चुनौती हम यूडीएफ को दे रहे हैं। क्या आप पिछले 5 सालों में वामपंथ के किसी भी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मामला उठा पाए हैं? औपचारिक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं। हमने सोचा था कि विधानसभा के अंतिम सत्र में कम से कम कोई मनगढ़ंत आरोप तो लगाया जाएगा, एक भी नहीं। तो हां, मुझे लगता है इस पर हमारी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा है। तो इस इलेक्शन में आप किससे लड़ रहे हैं? क्या आप वोट वापस पाने के लिए बीजेपी से लड़ रहे हैं? क्या आप यूडीएफ से लड़ रहे हैं, जो मजबूत हो रहा है और जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया? आपका निशाना कौन है? राहुल गांधी ने कहा कि सीपीएम और बीजेपी एक साथ हैं, तो आप किसे निशाना बना रहे हैं? खैर, हमारा निशाना, मुख्य निशाना खुद यूडीएफ है। वही चैलेंजर हैं कि बीजेपी कोई बहुत दूर की तीसरी ताकत नहीं है, सिवाय कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के जहां हम बीजेपी और यूडीएफ का समान रूप से विरोध करेंगे। लेकिन आपको समझना होगा, केरल में 1960 से शुरू होकर ईएमएस को हराना था। जनसंघ ने ईएमएस नंबूद्रिपाद के खिलाफ कैंडिडेट वापस ले लिया और कांग्रेस और जनसंघ ने उन्हें हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ा। उस समय से हर इलेक्शन किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह सौदा चलता आ रहा है। और अगर आप उन उदाहरणों को देखें जहां भाजपा जीती है, तो यह हमेशा यूडीएफ की मिलीभगत से हुआ है। उनका वोट हिस्सा बहुत ज्यादा कम हो जाता है और भाजपा जीत जाती है।
ये पिछली विधानसभा में त्रिचूर में संसद इलेक्शन में भी हुआ। स्थानीय सरकार इलेक्शन ये कई जगहों पर हुआ है और चुनावों के बाद भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। वास्तव में जैसा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में एक पंचायत मट्टथुर में और वहां चुने हुए कांग्रेस के लोग एक के लिए भाजपा में शामिल हो गए, तो आप पाएंगे कुछ क्षेत्रों में वे वामपंथ को हराने के लिए एक समझौते पर पहुंच रहे हैं। जहां तक भाजपा का सवाल है, कांग्रेस से ज्यादा वे वामपंथ को गिराना चाहते हैं। क्योंकि अगर भाजपा केरल के हिंदू समुदाय में पैठ बनाना चाहती है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया पुनर्जागरण परंपरा के कारण एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष समुदाय रहा है, तो यह जरूरी है कि वामपंथ को विघटित किया जाए। अब तक उनका अक्सर कांग्रेस के साथ समझौता होता है। तो अब जो बड़ा विवाद चल रहा है वह यहां बहुत मजेदार है। तो कांग्रेस ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि सीपीएम भाजपा के साथ गठबंधन कर रही है। राहुल गांधी आते हैं और उन्होंने सीजेपी के बारे में यह मजेदार बयान दिया और जाहिर है वामपंथियों के भी जवाबी आरोप हैं। तो ये एक तरह का नए नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव है जो चल रहा है। एक सवाल। हाँ, आपने बीजेपी के हिंदुओं में पैठ बनाने के बारे में बात की। माफ कीजिएगा, आपने बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में पैठ बनाने की बात की, लेकिन ईसाइयों का क्या? बीजेपी ईसाई मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और ईसाई समुदाय आप जानते हैं एक तरह से कई क्षेत्रों में बीजेपी के प्रति उदार रहा है। और पहले आपने इस्लामोफोबिया के बारे में बात की थी। क्या कासा डिफेंडर्स ऑनएफ द क्रिश्चियन फेथ, वॉरियर्स ओएनएफ एंड क्रॉस जैसे समूहों के साथ ईसाई समुदाय में भी इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ रहा है? आप जानते हैं हम उन्हें हाशिए के तत्व मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए वापस आ जाते हैं। हाँ, बीजेपी ईसाई समुदाय में पैठ बना रही है, बनाने की कोशिश कर रही है, खास तौर पर उच्च जाति के ईसाइयों में। पारंपरिक सीरियाई ईसाई हैं जिन्हें उच्च जाति का माना जाता है। हालांकि वे सभी उच्च जाति से धर्मांतरित नहीं थे, लेकिन पुर्तगाली और प्रोटेस्टेंट धर्मांतरित लोग भी हैं जो ज्यादातर निचली जातियों से हैं। अब हालांकि भाजपा यह प्रयास कर रही है और चूंकि चर्च एक शक्तिशाली संस्था है जिसके पास बहुत सारे कह सकते हैं निर्माण बाहर से चंदा आ रहा है और साथ ही शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थान हैं, वे केंद्र सरकार के साथ टकराव नहीं करना चाहते। ठीक है, यह भी समझा जा सकता है। तो उस लाभ का उपयोग करते हुए वे ईसाई समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ईसाई समुदाय में कृसंगी नामक एक सीमांत तत्व उभरा है जो इस्लाम के हिंसक विरोध, सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत और इसी तरह की बातों का उपदेश देते हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा पुल बनाती है, उत्तर भारत में कुछ होता है, ईसाइयों पर हमला होता है, चर्च पर हमला होता है और मलयाली पादरी या नन वहां काम कर रहे होते हैं, तो इसकी केरल में प्रतिक्रियाएं होती हैं। वे जो भी काम करते हैं उसे उत्तर भारत में कोई निष्फल कर देता है। तो अंततः जब हिसाब लगाया जाता है तो ईसाइयों में भाजपा का समर्थन आधार भी बेहद सीमित है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आपका अभी एक बड़ा मीटिंग है, लेकिन वह वाकई बहुत दिलचस्प था। बहुत बहुत धन्यवाद।